दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई की मौत के बाद अब ईरान में आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट। ईरान में जो निज़ाम है अब किसके हाथ में है और युद्ध की जो कमांड है वो किसके हाथ में, स्टीयरिंग किसके हाथ में इस वक्त, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आर्मी को। और सवाल ये भी है कि अली खामनाई के ना होने पर अब क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा, और ये जो जंग है क्या ये अभी और तेज होगी या रुकेगी। लेकिन पहले बात करते हैं अली खामनाई पे, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में एक बड़ी साजिश के तहत उनकी मौत हुई है, उन्हें मारा गया है। अब दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ सिटी है, जो आप इमारत देख रहे हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो कैंपस है हार्ट ऑफ सिटी पे, इसी कैंपस में सुबह 9:40 शनिवार की सुबह 9:40 30-40 मिसाइलों से अमेरिका ने, इजराइल ने हमला किया था, जहां पर अली खामनेई और उनके कमांडर्स की मौत हुई थी, असैसिनेट हुए थे। अब ये जो कैंपस है जो पूरी तरह से इस वक्त ध्वस्त हो चुका है, यहां पर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका ऑफिस है, अली खामनेई का ऑफिस था इसी बिल्डिंग में, और इसी बिल्डिंग में जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान ईरान के, उनका भी मुख्यालय दफ्तर है यहीं पर। और इसी कैंपस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी दफ्तर है, जिसके सचिव इस वक्त अली लारिजानी हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब पहले साजिश की बात कर लेते हैं कि साजिश कितने दिनों से चल रही थी, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक, या आप यूँ कहें ओवर कॉन्फिडेंस, वो अली खामनाई के सलाहकारों का भी था, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का था। एजेंसीज़ को लग रहा था, फ़ौज के कमांडर्स को लग रहा था, सलाहकारों को लग रहा था कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स चल रही हैं, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक जो है वो वियना में होने जा रही थी 2 मार्च को। इसमें बहुत सी चीज़ें डिसाइड होने वाली थी, और अमेरिका ने बार बार विदेश मंत्रालय, ईरान के विदेश मंत्रालय से कहा था कि हम ये जो चौथी मीटिंग है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर पीस टॉक्स का क्या है। तो खामनाई के सलाहकारों को लग रहा था कि 2 मार्च के बाद अगर ये बातचीत टूटती है, फाइनल बातचीत टूटती है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, उसके बाद ही हमले की नौबत आएगी, हमला होगा। यानी युद्ध अगर शुरू होगा बातचीत टूटने पे, तो 2 मार्च के बाद ही शुरू होगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती खामनाई के सलाहकारों ने कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता ही नहीं था कि बातचीत के बीच में ऐसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखा रहे थे कि उनकी नेतन्याहू से नहीं बन रही है, नेतन्याहू जंग चाहते थे, ट्रंप बातचीत चाहते थे, और ऐसे में सच्चाई ये है कि ट्रंप एक तरफ पीस टॉक्स, शांति वार्ता का खेल रहे थे, और दूसरी तरफ साजिश का खेल भी खेल रहे थे। अब दोस्तों, अली खामनाई और उनके जो टॉप कमांडर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इनको मारने की जो साजिश थी, इनको असैसिनेट करने की जो साजिश थी, महीनों से रची जा रही थी। और CIA और मोसाद, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी मोसाद, दोनों जॉइंट आप कह सकते हैं एक मिशन के तौर पे काम कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए पिछले दिसंबर के आखिर में, और ये प्रोटेस्ट शबाब पर आए जनवरी में, उस वक्त ट्रंप को लगा कि रिजीम चेंज की जाती है, और तभी से उन्होंने टारगेट किया कि रिजीम को चेंज करने में जो टॉप लीडर है इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और यहीं से आप कह सकते हैं कि अली खामनाई, उनके सलाहकार, इसके अलावा जो आर्मी के टॉप कमांडर्स थे, इनकी जो है सर्विलेंस शुरू हो गई, जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी किया है। दरअसल होना यह था कि ये जो अटैक था, ये अटैक रात में होने जा रहा था, और ये अटैक जाहिर तौर पे 2 मार्च के बाद ही होता जब बातचीत टूटती। लेकिन इस बीच ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि खबर मिली CIA को कि शनिवार की सुबह 9:40 पर, या आप यूं कह सकते हैं 9 बजे के आसपास, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, कैंपस देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति का दफ्तर है पेजेश्कियान का, जहां अली खामनाई का दफ्तर है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर है, वहीं पर ये मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद से ये डिसाइड हुआ
कि बजाय रात में 2 मार्च के बाद शनिवार का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि टॉप लीडरशिप सब लोग एक साथ एक ही हॉल में बैठ रहे हैं, बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। अब दोस्तों पहले ग्राफिक्स की मदद से ये जान लेते हैं कि उस दिन इस कैंपस में जो 3 बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर किन किन लोगों को आना था, और बाद में जो मीटिंग होनी थी युद्ध की रणनीति को लेकर, उसमें कौन कौन बड़ी शख्सियत ईरान की शामिल होने वाले थे। अली खामनाई, जैसे मैंने कहा, उनका दफ्तर था और वो सुबह 9 बजे के आसपास उनको आना था। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं उसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, इनको आना था। इसके अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें तो अली शामखानी जो हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको आना था। इसके अलावा इसमें डिफेंस मिनिस्टर आमिर नासिर जादे, इनको आना था। कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC यानी जो फ़ौज है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन फ़ौज, इसके जो कमांडर इन चीफ हैं मोहम्मद पाकपोर, इनको आना था। और अली लारजानी, इनका भी दफ्तर वहीं पर है, क्योंकि मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी दफ्तर वहीं है। इसके सचिव हैं अली लारीजानी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं शख्स हैं, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, इनको भी मौजूद होना था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लारीजानी नहीं आए, पेजेश्कियान भी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिस कमरे में नहीं पहुंचे जहां पर इंतज़ार कर रहे थे 3-4 लोग। बल्कि अगर आप नीचे देखेंगे तो कई अधिकारी हैं, इनकी तस्वीरें मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस, हेड ऑफ इंटेलिजेंस माजिद खादेमी थे, इसमें हेड ऑफ जुडिशरी गुलाम हुसैन मोहसेनी थे, इनको भी आना था। लेकिन हम फोकस ऊपर करते हैं, ऊपर की तस्वीरों पे करते हैं कि अल्टीमेटली अली खामनाई आए और वहाँ पर अली शामखानी थे जो एक्सपर्ट हैं, सलाहकार हैं। मोहम्मद पाकपोर थे जो कमांडर इन चीफ हैं। डिफेंस मिनिस्टर थे आमिर साहब। और जब ये मीटिंग शुरू हुई उसी वक्त जो है मिसाइल का अटैक शुरू होता है और 9:40 पर तकरीबन 30 मिसाइलें इस कैंपस पे अलग अलग बिल्डिंग्स पर गिराई जाती हैं, जहां पर अल्टीमेटली अली खामनाई की मौत होती है। और इससे साथ ही साथ आमिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अली शामखानी एक इम्पॉर्टेंट है, उनकी मौत होती। मोहम्मद पाकपोर जो कमांडर इन चीफ है, इनकी मौत हो जाती है। और भी कई अधिकारी फ़ौज के और पॉलिटिकल लीडर, उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अली लारीजानी एक और मीटिंग ले रहे थे, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचे और बच गए। तो साजिशन हुई इस मौत के बाद, खासकर अली खामनाई के जाने के बाद पूरी दुनिया भर में जो मुस्लिम वर्ल्ड है इस वक्त आप कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहा है। और चाहे वो ईरान हो या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो, यहाँ तक कि हिंदुस्तान है, हर जगह बड़े प्रोटेस्ट हैं। US एम्बेसीज़ घेरी जा रही हैं, कंसुलेट घेरी जा रही हैं। अमेरिका में ट्रम्प के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और आप कह सकते हैं एक ज़बरदस्त अनरेस्ट इस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अली खामनाई को लेकर उनकी जो जिस तरह से उनकी एक मौत हुई है, उसको लेकर मुस्लिम वर्ल्ड पूरी तरह से हिल गया है। इसमें बादशाहत भी है। अब दोस्तों अली खामनाई के जाने के बाद, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे, और अगर ये आप चार्ट देखेंगे तो सारा कमांड उन्हीं के अंडर में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो फौज हो, या फिर मिसाइल प्रोग्राम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सब कुछ सुप्रीम लीडर के अंडर में था। और उनके जाने के बाद एक क्योस की स्थिति है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं असमंजस की स्थिति। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, जहां ये जो शख्स हैं अली लारजानी, इनको बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी थीं खुद अली खामनाई में कि अगर मेरी शहादत होती, मैं मारा जाता हूं, तो फिर चेन ऑफ कमांड क्या होगी। हालांकि जो प्रोसीजर है, जैसे बताया जा रहा है कि अली खामनाई के जो तीसरे बेटे हैं मुस्तबा, वो कमान संभाल सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, अभी युद्ध का समय। फ़िलहाल किसके हाथ में चेन ऑफ कमांड है, किसके हाथ में चेन ऑफ कमांड है? लारीजानी का क्या रोल है, मुस्तबा खामनाई का क्या रोल है, बाकी कौन लोग हैं? और इसी मसले को लेकर मैंने अमरीश मिश्रा साहब से सवाल किए हैं, जो लगातार आप कह सकते हैं कि ईरान की जो लीडरशिप इस वक्त है उसके टच में है, वहाँ के लीडर्स के टच में। एक बार अमरीश जी को सुनिए तो आपको आइडिया होगा कि जंग की कमान किसके हाथ में है, ईरान की कमान इस वक्त किसके हाथ में है, और क्या ईरान अली खामनाई की एब्सेंस में ना होने पर मुंह तोड़ जवाब देगा।
अमेरिका को, इसराइल को। अमरीश भाई, आप तो पिछले 24 घंटों में ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं। वहाँ आपकी बातचीत भी ईरान में हो रही है, वहाँ की लीडरशिप में जो लोग अभी भी हैं उनके टच में हैं। अली खामनाई जो पिछले 37 वर्षों से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, ईरान को चला रहे थे, सारी गाइडेंस उनकी थी। अली खामनाई के जाने के बाद आपको लगता है इस क्राइसिस से ईरान उभर सकता है? और सिर्फ सबसे बड़ा सवाल है कि अली खामनाई के बाद इस वक्त युद्ध के माहौल में ईरान को कौन चला रहा है? दीपक जी, इस तरह की क्राइसिस ईरान में पहले भी आई हैं और वहां पर एक माकूल जवाब ईरान ने दिया है। तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब इमाम खामनेई जैसे बड़े नेता के, जो मतलब ग्लोबल लीडर के असैसिनेशन के बाद घंटों में नहीं लगे जब एक सेकेंड लीडरशिप आ गई। क्योंकि इमाम खामनेई के साथ और भी आईआरजीसी के जो चीफ हैं वो उनका भी असैसिनेशन हुआ, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी असैसिनेशन हुआ और तमाम लोगों का हुआ। लेकिन उसके बाद तुरंत रिप्लेसमेंट हो गया। आईआरजीसी के नए चीफ चुन लिए गए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी नए चुन लिए गए हैं, बाकी मंत्रालयों में नए लोग आ गए। और सबसे बड़ी बात कि अली लारजानी जो एनएसए चीफ है, जिनको एक तरीके से सौंपा गया था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो सब कुछ संभाले, तो वो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। और इसके साथ साथ देखिए जो और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं कि 3 लोगों की कमिटी बनी है, जिसमें मुज्तबा खामनेई है जो खामनेई साहब के तीसरे बेटे हैं, और उसके अलावा 2 और जिसमें पेजिशकियान भी बताए जाते हैं, और इसमें एक और मौलाना है वो भी बताए जाते हैं। और उधर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है वो नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया भी उसने शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि अली लारजानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, जैसे हिंदुस्तान में अजीत डोभाल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और बहुत खास थे अली खामनेई के, खैर वो तो रूलर नहीं होते क्योंकि कोई रिलीजियस लीडर ही होगा जो काली पगड़ी पहनता हो, और जो रिलीजियस लीडर हो, मौलाना हो, वही अली खामनाई को रिप्लेस करेगा। आपको लगता है कि उनका रिप्लेसमेंट भी, अली खामनाई का रिप्लेसमेंट भी ईरान के पास है? और क्या ये बात सही है कि अली खामनेई कह गए थे कि अगर मेरी शहादत होती है तो मेरी जगह पर बी होगा, और अगर बी मार दिया जाता है तो सी होगा, सी मार दिया जाता है तो डी होगा? क्या कई लेयर्स में सब्स्टिट्यूट लोग हैं जो जगह ले सकते हैं अगर कोई आदमी उस जगह पर असैसिनेट होता है? दीपक जी देखिए, यहाँ पर ये बात है कि इमाम खामनेई ने एक सक्सेशन कई जगह तय करा दिया था, टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल पोजीशन। लेकिन जो सुप्रीम लीडर की बात है उसको शूरा काउंसिल चुनती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिस तरीके से अभी बाहर आएगी और वो अपनी मीटिंग कंडक्ट करेगी, उसके बाद ही कुछ तय होगा फाइनल, कि जब एक सुप्रीम लीडर नया अपॉइंट होता है वो उसके बाद होगा। अभी 3 लोगों की जो एक अस्थाई कमिटी बनी है, जिसमें मुज्तबा खामनेई है और जिसमें पेजिशकियान है और एक उसमें और मौलाना है। इस तरह की एक कमिटी बनी है, स्टीयरिंग कमिटी टाइप की, जो अभी फिलहाल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। और अली लारजानी पूरी तरह से डिफेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो रिटेलिएशन ईरान कर रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अमरीश भाई, आपसे मोटा मोटी ये जानकारी मिल रही है कि जो रिलीजियस लीडर हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको मुस्तबा खामेनेई देखेंगे, जो तीसरे बेटे हैं खामनेई के। और जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, डे टू डे जो सरकार जिस तरह से चलती है युद्ध के माहौल में, वो आप कह रहे हैं कि एक और सदस्य हैं वो देखेंगे। और मिलिट्री के साथ, मिसाइल प्रोग्राम के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ अली लारजानी जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। चूंकि अली खामनेई 9:40 पर कल जिस वक़्त हमला हुआ था उसी वक़्त उनकी मौत हो गई थी और तमाम कमांडर्स की मौत हो गई थी उस मीटिंग में। इसका मतलब जो ये अटैक हुए हैं, ये अटैक चाहे वो बहरीन पे हुए हों, चाहे वो जॉर्डन पे हुए हों, चाहे वो कतर और कुवैत या यूएई पे हों, ये सारे अटैक्स अली खामनाई और टॉप लीडरशिप जिसमें डिफेंस मिनिस्टर थे, इनके असैसिनेशन के बाद, इनकी मौत के बाद ये हुए। तो क्या इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो अली लारजानी हैं? अली लारजानी ही इस समय सर्वे सर्वा एक तरह से उनको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान का डिफेंस है, जो ईरान की सिक्योरिटी, इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान के सामने क्या है?
सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका इजराइल इसी मौके में रिजीम चेंज के लिए जोर डालेंगे और हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। उनको तो इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाहरी युद्ध हो रहा है वो जारी रहे, बल्कि वो और तेज हो, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो और तेज अटैक्स करेगा इजराइल और यूएस बेसिस पे। और एक ऐसा भी आदमी हो जो इंटरनल सिचुएशन को भी संभाले। तो देखिए, तो इसलिए लारजानी दोनों दोनों वो जो सूरत हाल है उनके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में, अभी आने वाले घंटों में ये रिजीम चेंज का एक पुश आने वाला है, जो कि एक दूसरी क्राइसिस बहुत बड़ी ईरान के सामने होगी। बस एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत मसरूफ हैं, क्या ईरान की जो फौज है वो इस हमलों को जारी रखेगी और हमले अभी और तेज हो सकते हैं, और अल्टीमेट इसका जो टारगेट है वो इजराइल है? अल्टीमेट टारगेट इजराइल है और इजराइल का खात्मा है। ये बात अली लारजानी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी वो इस बात को कर चुके हैं कि अब इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। और उसके साथ साथ जो यूएई में और जो मिडिल ईस्ट में बेसिस, उनको ऑलरेडी कल की दिन भर की मार ने काफी पंगु बना दिया है और उनका एक तरीके से इकोनॉमिक फ्यूचर अनसर्टेन है। जो इतने बड़े बड़े दुबई और अबू धाबी और ये सब बने हुए थे, ये ढह गए हैं और इनका पूरी तरह से ये इकोनॉमिक हेवन रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उस पर सवाल उठ गया। यानी ईरान ने विश्व की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ी चोट कर दी और उधर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद है, स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद है, तेल नहीं पार हो रहा। ठीक है, तेल महंगा होगा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, समंदर का रास्ता रोक दिया है। खासकर जो तेल दुनिया में, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, कुवैत हो, यहाँ से जो तेल जाता था बहरीन से, उसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में समंदर पे रोका गया है। दो तीन बातें इन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा झटका तो लगा है अली खामनाई के मौत के बाद, और कई लीडर्स उनके साथ उस मीटिंग में मारे गए, उस वजह से एक बहुत बिग ब्लो है। लेकिन जहाँ तक सिस्टम इस वक्त, एक टेम्परेरी सिस्टम इस वक्त प्लेस पर है, जहाँ पर अली लारजानी जो उनके सचिव थे वो संभाल रहे हैं। लेकिन अली लारजानी खामनाई को रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लारजानी खुद एक रिलीजियस लीडर नहीं है, कोई रिलीजियस लीडर ही रिप्लेस करेगा, और इसके लिए एक शुरा की कमेटी है वो तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो बिग पॉइंट निकल कर आ रहा है कि ये हमले और तेज अभी होंगे टारगेट पर इजराइल। अमरीश भाई आप आए, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपडेट करते रहें क्योंकि बहुत तेजी से सिचुएशन इस वक्त बदल रही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।